हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अनावरण। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो कपालभाति में। आज हम बात करेंगे कपालभाति के रिसर्च प्रूवन बेनिफिट्स और उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। आई रिकमेंड कि इससे पहले आप जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पर वीडियो डाली गई है उसको देख लें, क्योंकि उसमें बताई गई टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, कपालभाति बहुत ही कई बार डिबेट में रहता है। बहुत सारे लोग इसको प्राणायाम कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये क्रिया है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ टेक्स्ट में कपालभाति को प्राणायाम बताया गया है, पर जो हमारी ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं जैसे कि हठ योग प्रदीपिका, गैरन संहिता, सब में कपालभाति को क्रिया के रूप में ही देखा गया है, जो कि एक शुद्धि क्रिया है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारी 6 क्रियाएं हैं इन्हें हम शोधन क्रिया कहते हैं, जिसमें धौती, बस्ती, नेति, लौल्की, त्राटक और कपालभाति आते हैं। कपालभाति इन्हीं में से एक शुद्धि क्रिया है जो हमारे कपाल की शुद्धि करती है। इसे आप बस कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि कपाल का अर्थ होता है फोरहेड और भाति का अर्थ होता है शुद्धि। तो कपालभाति का अर्थ हुआ कि ऐसी क्रिया जिससे हमारे फोरहेड की शुद्धि होती है। तो अगर हम इसकी फिजियोलॉजी को चेक करें तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं, हम इसकी फिजियोलॉजी को 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। वन इज द हेड रीजन, सेकेंड इज द अपर थोरेसिक रीजन, थर्ड इज लोअर थोरेसिक रीजन एंड द लास्ट वन इज एब्डोमिनल रीजन। एक एक करके हम इन सारे रीजन्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं। अगर आपको याद हो कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हमने ये देखा था कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस था, यानी कि अपने आप एक्सेल हो रहा था। यहाँ पर ये डायफ्राम अपने आप रिलैक्स होकर ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन यहाँ कपालभाति में हम इनहेल स्पॉन्टेनियसली करते हैं और एक्सेल को फोर्सफुली करते हैं, यानी कि हमने जो एक्सपायरेशन है उसको यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस बनाया है, जिससे कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाती है। इसको एक्टिव बनाने से हमारे जो मसल्स हैं एब्डोमेन के वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज होता है। तो जो मसल्स यहाँ पर यूज़ होती हैं ये मसल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनस। ये सारी मसल्स यूज़ होती हैं जिसमें हम एक्सेल करते हैं और जो मसल्स हैं वो अंदर की ओर फोर्स डालती हैं और जो डायफ्राम है हमारा वो ऊपर की ओर पुश होता है। इसके साथ ही अगर हम अपर थोरेसिक रीजन में देखें, यानी कि हमारे लंग्स में अगर हम इसके इफ़ेक्ट को स्टडी करें तो दोस्तों लंग्स में एक डेड स्पेस होता है, ऐसा स्पेस जहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो नहीं हो रही होती। ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि कपालभाति करने से हम इस डेड स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल बॉडी का ओवरऑल इंक्रीज करता है। इसी के साथ साथ जो रेजिडुअल एयर है वो भी रिफ्रेश होती है। ये ऐसे एयर है जो कि हमारी बॉडी में फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि जब हम तेज़ी से श्वास को बाहर निकालते हैं तब भी रह जाती है उस एयर के रिप्लेस होने में। और ये जो डेड स्पेस है दोस्तों, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस लिखा हुआ है ये वो स्पेस है जहाँ पर रेस्पिरेशन होती ही नहीं है, यानी कि ये एयर पाथवे है जहाँ से ये जो ब्रोंकियस है, इसके बाद ये जो एल्वियोलाई है, तो जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो इस एल्वियोलाई पे होता है, ना कि यहाँ पर। तो इसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। लेकिन कुछ फंक्शनल डेड स्पेस भी होता है जहाँ पर एल्वियोलाई है तो, लेकिन गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा होता है। इसके अलावा अगर हम अपर रीजन में इसके बेनिफिट को स्टडी करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा ये जो नेज़ल पाथवे है, यहाँ से श्वास अंदर की ओर जाती है धीरे धीरे अंदर, और ये थ्रोट, ये जो नेज़ल पाथ है इसमें बहुत सारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे साइनस में भी इकट्ठा होने की वजह से साइनसाइटिस और इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, इन्फ्लेमेशन, और यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हम कपालभाति करते हैं तो ये जो हमारा नेज़ल पैसेज है ये क्लीन होता है और इसके साथ साथ साइनस का जो म्यूकस है वो भी निकलता है। तो कपालभाति दोस्तों वैसे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम कपालभाति आते हैं। तो ये जो 2 दूसरे प्रकार के कपालभाति हैं, व्युत्क्रम और शीतक्रम, ये नेज़ल पैसेज उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लीन होता है
हालांकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। यहाँ हम केवल जो फर्स्ट टाइप ऑफ कपालभाति है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम उसके प्रोसीजर को देखेंगे। पहले हम इसके हेड रीजन में क्या बेनिफिट्स हैं उसको स्टडी कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो उसके फोर्स के कारण जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम यानी कि ये रीजन यहाँ और हमारे हाइपोथैलेमस और इसी के साथ हमारे पीनियल ग्लैंड, इन तीनों में जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है। हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन और पीनियल ग्लैंड की सिक्रीशन बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जब भी हम कपालभाति करते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है जिसमें हमने बात की थी, जब एब्डोमिनल रीजन की भी मसल्स यूज़ होती हैं तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनमें भी आपको बेनिफिट्स दिखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जब कपालभाति करते हैं तो अपने जो लोअर रीजन है, यानी कि ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की जो मैं बात कर रही हूँ, लोअर एब्डोमिनल रीजन, इन मसल्स को यूज़ नहीं करते हैं। उनका केवल अपर पोर्शन ही अंदर की ओर पुश हो रहा होता है। दोस्तों, अगर आप इसके लोअर पोर्शन, इन मसल्स को भी यूज़ करते हैं तो ओवरी और आपके प्रोस्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनमें भी ये बेनिफिट मिलता है। यानी कि कपालभाति आपको पीसीओडी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है अगर आप इसको फुल्ली कर रहे हैं तो। यहाँ पर हमने जो कपालभाति के बारे में डिस्कस किया है, सारी स्टडीज़ में इसी प्रोसीजर को यूज़ किया गया है, इसलिए हमने केवल उसी के बेनिफिट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी जो 2 तरह के प्राणायाम हैं वो किसी भी तरह की रिसर्च में यूज़ नहीं हुए हैं जहाँ तक मुझे NCBI पे मिला है। अगर मुझे मिलता है तो उस पर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसे किया कैसे जाता है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिसर्च प्रूवन बेनिफिट्स के बारे में। कपालभाति करने के लिए आप दोनों हाथों की इस तरह ज्ञान मुद्रा बनाएं, उन्हें पलटकर घुटनों पर रखें। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पर पद्मासन में बैठी हूँ, आप इसे चेयर पे बैठकर या किसी भी और कंफर्टेबल पोजीशन में कर सकते हैं। इसे करने के पहले प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको धीरे से लंबी गहरी श्वास भरनी है और फिर तेजी से श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाना है, इस तरह। ध्यान दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंधों को इस तरह हिलाते हैं या फुल बॉडी मूवमेंट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा फोकस पेट को फोर्सफुली अंदर ले जाकर सांस को बाहर फेंकने में होना चाहिए। और क्योंकि मैंने बताया कि ये एक शुद्धि क्रिया है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, ना कि आपके पेट पर। बहुत सारे लोग हैं जो इसे वेट लॉस के लिए करते हैं और उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पेट पर बना हुआ होता है, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि क्रिया है। इसके लिए आपको पूरा का पूरा फोकस अपने आईब्रो सेंटर में रखना है और ऐसा महसूस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से आप श्वास को बाहर फेंक रहे हैं। इसमें आपको श्वास लेना नहीं है क्योंकि श्वास अपने आप ही अंदर की ओर आ जाएगी। आपको केवल एक्सेल पर फोकस रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को बाहर फेंकना है। ऐसा माना जाता है कि 1 मिनट में इसके 120 स्ट्रोक्स करने चाहिए, लेकिन आप शुरुआत 40 से कर सकते हैं या जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन इसे 1 मिनट तक करें और 1 मिनट करने के बाद रुक जाएं और अपनी श्वास पर फोकस करें। तो चलिए देख लेते हैं इसका पूरा प्रोसीजर कैसे करना है। इस तरह आईब्रो हमने बनाया ज्ञान मुद्रा, आँखों को कोमलता से हमने बंद कर लिया है। आँखें बंद, कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से हम 1 मिनट का राउंड स्टार्ट करेंगे। एक मिनट ओवर हो जाने के बाद आँखों को इसी तरह बंद रखते हुए अपनी श्वास पर ध्यान दें। आपकी श्वास या तो रुक जानी चाहिए या बिल्कुल धीमी हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं। पूरा ध्यान दें कि श्वास या तो रुक जानी चाहिए या हल्की धीमी हो जानी चाहिए। फिर धीरे से दोनों हथेलियों को इस तरह रब करें, आँखों पर ढकें और फिर आँखों को धीरे धीरे खोल लें। ये एक राउंड है, ऐसे आपको मल्टीपल राउंड्स करने होते हैं। रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 5 राउंड तो करें ही। तो इसमें जब भी आप 1 मिनट का राउंड कर रहे हैं तो काउंट करेंगे कि आप अपने पेट को कितनी बार अंदर ले जा रहे हैं। उसे हम स्ट्रोक्स कहते हैं।
वो स्ट्रोक स्टैंडर्ड 120 होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर 120 नहीं भी है, आप इसे 40 से स्टार्ट कर सकते हैं, 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, जितना भी आप आराम से कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ें, लेकिन 120 से ज़्यादा स्ट्रोक्स ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आप फिर कंप्लीट स्ट्रोक ना ले रहे हों। एक कंप्लीट स्ट्रोक होता है जिसमें आपकी नेवल से ऊपरी और निचले दोनों मांसपेशियां पूरी तरह अंदर की ओर जाती हैं, यानी कि आपकी अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन दोनों मसल्स पूरी तरह अंदर की ओर जानी चाहिए, तभी एक कंप्लीट स्ट्रोक माना जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे जो जल्दी जल्दी कर इसे करते हैं, उनका स्ट्रोक कंप्लीट नहीं होता है और उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कोशिश करें, पहले स्ट्रोक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें और उसके बाद धीरे धीरे नंबर्स को इंक्रीज करें। लेकिन ध्यान दें कि उसके बाद ब्रीदिंग पर ज़रूर फोकस करना है। आप ऐसा पाएंगे कि जब आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, अगर आपकी श्वास रुक गई है तो उस समय आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि योग में ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हमारी ब्रेथ चलती है वैसे वैसे ही हमारा मन भी चलता है, जिसे कहा जाता है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। ऐसा श्लोक आपने सुना होगा। इसका अर्थ है कि जिस तरह हमारी श्वास चलती है उसी तरह हमारा मन की गति भी होती है। तो अगर हमें मन को शांत करना है तो इस तरह की होल्डिंग और इस तरह की ब्रेथ के रुक जाने से हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स, उनको भी आप ले पाएंगे पूरी तरह। तो इसलिए 1 मिनट का ये कंप्लीट प्रोसीजर करें। चलिए अब हम इसके रिसर्च प्रूवन बेनिफिट्स पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम रिसर्च प्रूवन बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो कपालभाति के कई वेरिड बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो हमारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन है, जो एब्डोमिनल रीजन और जो स्कल रीजन में है, उन दोनों के ही सिक्रीशंस को इम्प्रूव करके ये हर तरह के मेटाबॉलिज्म और जो हमारा होम्योस्टैसिस के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रेगुलेट करता है। इसी के साथ साथ ये बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस को भी बना के रखता है, जो कि मेटाबॉलिज्म का ही एक पार्ट है। तो जो हमने इसके अलावा जो हमने देखा था हमारे अपर रीजन में, अपर थोरेसिक रीजन में, जो हमारा नेज़ल पाथवे है और जो हमारा डेड स्पेस है उसको कम करके ये बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। नेज़ल पैसेज के नीचे जहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा है, उस पैसेज में जो एपिथेलियल लेयर है वहाँ से भी ऑक्सीजनेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनको भी ये इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाकर हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। और कुछ स्टडीज़ में यहाँ तक पाया गया है कि पीनियल ग्लैंड के इन्फ्लुएंस के कारण ये हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस कराता है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी इंक्लूडेड है। जैसा कि हमने बात किया था कि कपालभाति में हम एनर्जी को रिवर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है हम उसे फोर्सफुली कर रहे हैं। इससे जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाने के कारण कपालभाति के बाद हमारी श्वास रुक जाती है और वो एम्प्टीनेस की एक स्टेट हमें मिलती है। उस एम्प्टीनेस की स्टेट में माइंड बहुत ही लोअर लेवल पर होता है, उसमें फ्रीक्वेंसीज बहुत ही लोअर लेवल पर होती हैं और इससे हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, इससे हमारा माइंड सूथ होता है और स्ट्रेस से भी हम बचे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कपालभाति के रिसर्च प्रूवन बेनिफिट्स और उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेडी रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। और जिनको भी इसका फुल फ्लेज्ड PDF चाहिए वो हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं बात करने वाली हूँ प्राणायाम के बारे में, जो हमारे टेक्स्ट में मेंशन्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है सूर्यभेदी प्राणायाम। चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।